हेलो स्टूडेंट्स। तो अभी हम फिजिक्स का सीबीएसई बोर्ड क्लास 10th का फिजिक्स का सेट नंबर 3 डिस्कस करते हैं। देखिए, हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है ये सेक्शन सी में रे फ्रॉम द सन कन्वर्स एट अ पॉइंट 25 सेंटीमीटर बिहाइंड अ कॉन्वेक्स लेंस द डिस्टेंस एट व्हिच एन ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ द लेंस टू गेट अ वर्चुअल इमेज। देखें, वर्चुअल इमेज जब भी बनती है वो नियरेस्ट पॉइंट से कम होता है। ठीक है, उसने बोल दिया कि जो फोकल लेंथ है वो कितनी है, 25 सेंटीमीटर कॉन्वेक्स लेंस। तो 25 सेंटीमीटर जो है वो f इज इक्वल्स टू प्लस का 25 सेंटीमीटर। और इस कंडीशन में जब भी वर्चुअल इमेज बनती है तो u की वैल्यू ऑलवेज लेस देन होती है किससे, फोकल लेंथ से। ठीक है, ये हम मोड लगा देते हैं ताकि प्लस और माइनस का कोई वेरिएशन नहीं है। तो यहाँ पे 25 सेंटीमीटर से कौन सी वैल्यू कम है, 20 सेंटीमीटर। ठीक है, 50 और 40 से ज्यादा है, मोर देन 50 तो संभव ही नहीं है। तो हमारा आंसर क्या हो गया, 20 सेंटीमीटर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। टू रिस्टोर clear vision in person whose size of the eyeball has reduced, he/she is suggested to use suitable। देखें, इसका आंसर जो है वो हमारा हो जाएगा कन्वर्जिंग लेंस। क्योंकि ये जो बीमारी है ये हाइपरमेट्रोपिया है। ठीक है, क्योंकि आईबॉल को रिड्यूस किया गया है तो ये जो हमारी बीमारी है, ये जो भी डिजीज है वो हाइपरमेट्रोपिया है। और हाइपरमेट्रोपिया के लिए हम कन्वर्जिंग लेंस का यूज करते हैं। ठीक है, रेटिना पे हमें इमेज बना, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, कन्वर्जिंग लेंस। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, assertion and reason। The needle of a magnetic compass kept in strong external magnetic field always align itself in north south direction on the earth। जो संभव नहीं है, उसने क्या बोला है कि अर्थ के नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में अलाइन होगा, जबकि होता किसमें है, साउथ नॉर्थ। ठीक है, तो ये असर्शन तो वैसे भी रॉन्ग हो गया, असर्शन तो क्या हो गया, फॉल्स। ठीक है, रीजन देखें, बिहेवियर ऑफ द नीडल ऑफ अ कंपास इज सेम एज दैट ऑफ द फ्रीली सस्पेंडेड बार मैग्नेट। बिल्कुल, जो कंपास में जो नीडल होती है वो उसी की तरह बिहेव करती है जैसे हम एक मैग्नेट को सस्पेंड कर देते हैं, लटका देते हैं नॉर्थ एंड साउथ के रेस्पेक्ट में। ठीक है, तो रीजन तो हमारा क्या है, करेक्ट। रीजन जो है वो है ट्रू। तो हमारा इसमें आंसर क्या हो जाएगा, assertion is false and reason is true। ठीक है, देखो हमारे पास 1 2 3 तीन सेट हैं, तो तीनों सेट में कुछ बहुत सारे क्वेश्चंस सिमिलर भी हैं, कुछ क्वेश्चंस अलग भी हैं। ठीक है, तो आप इन क्वेश्चंस को ध्यान से देखें क्योंकि यही हम आंसर वहां पे रिकनेक्ट करें। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। When an incident ray of light enters in a medium X from medium Y, it bends away from the normal। देखें, अब मीडियम X और Y की बात करें तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल, नॉर्मल से अवे होती है। ठीक है, तो नॉर्मल से अवे है, इस दौरान अवे फ्रॉम द नॉर्मल, तो हम इसको Y मान लें और इसको x मान लें। ठीक है, ठीक है, रे ऑफ लाइट अवे फ्रॉम द नॉर्मल, तो वो डेंसर से रेयर में जाती है तभी अवे होती। ठीक, क्योंकि x जो है वो रेयर है, रेयर का मतलब लेस डेंस, लेस डेंस। और y जो है वो डेंसर है, मतलब ऑप्टिकली डेंसर। ये ऑप्टिकली डेंसर हो गया। तो उसने पूछा क्या है, देखें, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम x विद रिस्पेक्ट टू द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम y। यानी वो पूछ रहा है कि स्पीड ऑफ लाइट x में y के रिस्पेक्ट में कैसी है, x में y के रिस्पेक्ट में। तो हम जानते हैं कि रेयरर में स्पीड ऑफ लाइट ज्यादा होती है, तो x में जो स्पीड ऑफ लाइट है वो क्या हो जाएगी, ज्यादा, और y में क्या हो जाएगी, कम। नेक्स्ट, ऑप्टिकल डेंसिटी ऑफ मीडियम x, optical density of medium x with respect to the optical density of medium y।
देखिए ऑप्टिकल डेंसिटी के लिए हम ये बात करते हैं म्यू इज इक्वल टू क्या होता है c अपॉन v। तो यहाँ पर जो ऑप्टिकल डेंसिटी जिसमें वेलोसिटी ज्यादा है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा, कम। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्टिकल डेंसिटी किससे डिसाइड होती है, म्यू से। तो यहाँ पे जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा लोअर ऑप्टिकल डेंसिटी इन मीडियम एक्स। ठीक है, ऑप्टिकल डेंसिटी किसमें कम हो जाएगी, एक्स में। ठीक है, क्योंकि म्यू क्या है उसका, कम है और वेलोसिटी उसमें ज्यादा है, तो ऑप्टिकल डेंसिटी जो है म्यू के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट इससे पहले कुछ नहीं छूटा। ठीक है, हाउ डज द चेंज इन curvature of eye lens help us in the process of seeing the nearby object clearly। मतलब उसने हमसे ये पूछा है कि अगर कर्वेचर ऑफ आई लेंस में चेंज किया जाए तो नियर बाय ऑब्जेक्ट को देखने में क्या कहानी बनेगी। तो देखें, जब भी हम कर्वेचर को चेंज करते हैं, तो हमारी जो सिलरी मसल है वो क्या हो जाती है, कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है। क्या हो जाती है, कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है। तो हम यहां पे लिख सकते हैं कि सिलरी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट और क्या हो जाता है, और हमारे पास कर्वेचर अगर इंक्रीज होता है तो फोकल लेंथ भी डिक्रीज होती है। कर्वेचर ऑफ आई लेंस अगर इंक्रीज होते हैं तो हमारा फोकल लेंथ भी क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाता है। ठीक है, फोकल लेंथ भी डिक्रीज हो जाता है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, लाइट को, भाई ये सिलरी मसल जो कॉन्ट्रैक्ट होती है तो हमें क्या करना होता है, लाइट को एक पॉइंट पे कन्वर्ज करना होता है। ठीक है, तो इसमें एक कंडीशन और हो सकती है, वी नीड टू कन्वर्ज लाइट या रे। ठीक है, वी नीड टू कन्वर्ज लाइट। तो ये कुछ रीजंस हैं, जब हम चेंज इन कर्वेचर ऑफ आई लेंस करते हैं तो वो किसी भी ऑब्जेक्ट को, नियर बाय ऑब्जेक्ट को देखने में कैसे हेल्प करती है, तो हमें क्या क्या करना होता है। तो उस दौरान जो होता है, तो सिलरी मसल्स जो है वो कॉन्ट्रैक्ट होती है, उसके अलावा आई लेंस जो है, आई लेंस भी थिक हो जाता है। आई लेंस क्या हो जाता है, थिक। आई लेंस थिक हो जाता है, सिलरी मसल कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है, कर्वेचर ऑफ आई लेंस अगर इंक्रीज होता है तो फोकल लेंथ डिक्रीज हो जाती है। क्यों होती है, क्योंकि हमें लाइट को कन्वर्ज करना होता है, तो वो रेटिना पे एग्जैक्टली इमेज बन जाती है। ठीक है, अब नेक्स्ट है स्टेट द रेंज ऑफ द पावर ऑफ अकोमोडेशन ऑफ अ नॉर्मल ह्यूमन आई। तो रेंज ऑफ द पावर ऑफ अकोमोडेशन, तो ये हमारे पास पावर के बारे में पूछ रहा है। तो पावर इज इक्वल टू होता है 1/f। ठीक है, और f की वैल्यू है 25 सेंटीमीटर जो नियरेस्ट पॉइंट होता है। तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे, p इज इक्वल टू 100/25, यानी ये 4 डायोप्टर, यानी पावर हमारा क्या आ जाता है, 4 डायोप्टर अप्रॉक्स, लगभग 0 to 4 डायोप्टर पावर ऑफ अकोमोडेशन ऑफ नॉर्मल ह्यूमन आई। ठीक है, फोकल लेंथ तो हमें पता ही है ना, 25 सेंटीमीटर नियरेस्ट, और मैक्सिमम कितना, इनफाइनाइट। ठीक है, चलो ड्रॉ द रे डायग्राम टू शो द करेक्शन ऑफ आई डिफेक्ट ऑफ एन ओल्ड मैन who cannot see an object placed closer than 1 meter। ठीक है, तो इस 1 मीटर को भी हम देख लेते हैं। ये डायग्राम तो बना ही लेंगे कि करेक्शन ऑफ आई डिफेक्ट प्रेस बायोपिया है। कौन सा है ये, प्रेस बायोपिया। ठीक है, तो प्रेस बायोपिया में बाइफोकल लेंस हम यूज करते हैं। कौन सा, बाइफोकल लेंस। और ये डायग्राम तो हमारी बुक में भी है, हमारी कॉपीज में भी है, तो हम वो बना सकते हैं। ह्यूमन आई का बना के, नॉर्मल आई बना के प्रेस बायोपिया। ठीक है, उसमें
एक लेंस है, उस लेंस में ऊपर और नीचे दोनों कॉन्वेक्स और कॉन्केव एक ही जगह पे मिल जाए। तो यहाँ पे उसने बोला है कि a man who cannot see an object placed closer than 1 meter from his eye clearly, ठीक है। तो हम इसमें लेंस फार्मूला लगाते हैं, तो 1/f is equals to 1/v minus 1/u। तो यहां से u की वैल्यू माइनस 0.25 मीटर 25 सेंटीमीटर होती, तो u की वैल्यू, f की वैल्यू -1 मीटर। -1 मीटर क्यों आई? -1 मीटर हमारे पास लेंस का f क्यों, जस्ट अ मिनट, v है ना, ये v की वैल्यू है -1 मीटर। तो ये वैल्यू जब हम यहां पुट करेंगे तो हमारे पास फोकल लेंथ कितना आ जाएगा, f इज इक्वल टू आ जाएगा 1/f इज इक्वल टू -1 + 4, क्योंकि 100 ऊपर जाएगा इसका डेसिमल हटेगा, ठीक है। तो ये 3 डायोप्टर, क्योंकि 1/f इज इक्वल टू क्या होता है, पावर, तो पावर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, +3 डायोप्टर, ठीक है। और ये +3 डायोप्टर किसका होता है, कॉन्वेक्स लेंस का, ठीक है। ये +3 डायोप्टर हमारा कॉन्वेक्स लेंस का। तो हमें इतना दूर वो रखना होगा ताकि हमें अकोमोडेशन ऑफ पावर क्लियरिफाई हो जाए, ठीक। नेक्स्ट है, draw the ray diagram for refraction of light through a glass prism and mark angle of refraction and angle of deviation। देखें इस तरीके से हम प्रिज्म बनाते हैं, ठीक है। तो ये इंसिडेंट रे, ये रिफ्रैक्टेड रे। उसने पूछा क्या है, मार्क एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन एंड एंगल ऑफ डेविएशन, ठीक है। ये नॉर्मल है, ठीक है। तो ये नॉर्मल, ये एंगल आई, ये एंगल आई और ये एंगल आर, तो ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हो गया इस जगह, ठीक है। अब एंगल ऑफ डेविएशन, जब हम इस इंसिडेंट रे को आगे बढ़ा देते हैं और ये इमर्जेंट रे जब ये पीछे बढ़ाते हैं, तो यहाँ पे जो एंगल बनता है एंगल डेल, डेल को ही हम क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ डेविएशन। क्लियर है? ये प्रिज्म है, यहाँ पे आर बना है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन और ये डेविएशन, ठीक है। यहां से हम क्लियरिफाई कर सकते हैं। चलें, तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये हमने एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन और एंगल ऑफ डेविएशन हो गया। नेक्स्ट देखें, व्हेन द पाथ ऑफ अ लाइट रे रिफ्रैक्टेड थ्रू अ ग्लास प्रिज्म इज रिवर्स, हाउ विल द एंगल ऑफ डेविएशन चेंज। देखें, बेसिकली जब भी रे ऑफ लाइट का रिफ्रैक्टेड पाथ चेंज होता है तो ग्लास प्रिज्म के रिस्पेक्ट में एंगल ऑफ डेविएशन चेंज नहीं होता है। तो यहाँ पे नो चेंज, ठीक है। यहाँ पे एंगल ऑफ डेविएशन में क्या होगा, चेंज नहीं होगा। देखें क्यों नहीं होगा, क्योंकि एंगल ऑफ डेविएशन होता क्या है, एंगल ऑफ डेविएशन होता है इमर्जेंट रे और इंसिडेंट रे के बीच में बनने वाला एंगल। ये इमर्जेंट रे और ये एंगल ऑफ, ये जो इंसिडेंट रे है और ये इमर्जेंट रे, इन दोनों के बीच में। अब ये देखिए कि इंसिडेंट रे तो ऐसे जाएगी और ऐसे रिफ्लेक्ट हो गई, ठीक है। और इस इमर्जेंट रे के लिए ये वाली जो रे है जिसको हम रिफ्रैक्टेड रे बोल रहे हैं, ये क्या है, इंसिडेंट रे, ठीक है। तो ये इंसिडेंट रे और ये रिफ्रैक्टेड रे, तो इन दोनों के बीच में भी जो एंगल बनेगा वो किसके बराबर बनेगा, एंगल ऑफ डेविएशन के बराबर, जो चेंज नहीं होगा। क्लियर है? चलें नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। An object of height 6 cm is placed at a distance of 30 cm from the optical center of a concave lens of focal length 15 cm. Use lens formula to determine the distance of image from the optical center, the height of the image formed. ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं। हमें गिवन क्या क्या है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट 6 सेंटीमीटर, डिस्टेंस
30, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट 6 सेंटीमीटर, u बराबर -30 सेंटीमीटर फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर ऑफ अ कॉन्केव लेंस। ये जो साइन कन्वेंशन है ये किसके लिए है? ऑप्टिकल अपना कॉन्केव लेंस के, ठीक है। और 15 सेंटीमीटर फोकल लेंथ, f इज इक्वल्स टू -15 सेंटीमीटर। हमें क्या निकालना है? लेंस फार्मूला लगा, उसने बोला भी है लेंस फार्मूला लगा, तो 1/f इज इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/u। जब हम वैल्यूज पुट करेंगे v और u की, तो 1/f जो निकलेगा, f की वैल्यू हमारे पास v, f है u है, v निकालना है, तो 15 3 20, 20 से 10, ठीक है। f की वैल्यू अप्रोक्स आ जाएगी हमारे पास -10 सेंटीमीटर। ये हम कैलकुलेट कर सकते हैं, ये वैल्यूज पुट करके हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो f की वैल्यू आ गई -10, तो पहले क्या पूछ रहा है? डिस्टेंस ऑफ इमेज, सॉरी f नहीं v आएगा, v आएगा हमारे पास, तो v इज इक्वल्स टू -10 सेंटीमीटर, ठीक है। अब v की वैल्यू नेगेटिव आई तो इमेज बनेगी कहां? फ्रंट ऑफ द लेंस, फ्रंट ऑफ द लेंस, ठीक है, फ्रंट ऑफ द लेंस। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन तो हो गया। सेकंड क्या बोल रहा है? हाइट ऑफ द इमेज फॉर्म। तो देखें मैग्निफिकेशन क्या होता है? m इज इक्वल्स टू hi अपॉन ho बराबर v अपॉन u। hi की वैल्यू निकालनी है, hi बराबर v अपॉन u इंटू ho। v की वैल्यू -10 -30, ho की वैल्यू 6 3 2, तो हाइट ऑफ इमेज कितनी हो गई? 2 सेंटीमीटर। ये हमारा एक आंसर है और ये हमारा दूसरा आंसर। तो v इज इक्वल्स टू -10 सेंटीमीटर सेकंड, और हाइट ऑफ एन इमेज 2 सेंटीमीटर, ठीक है। क्लियर है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। Why does an electric bulb become dim when an electric heater is parallel circuit is switched on? तो ये सही बात है कि जब हम हीटर को ऑन करते हैं तो इलेक्ट्रिक बल्ब जो है थोड़ा सा डिम हो जाता है। क्यों हो जाता है? बेसिकली हीटर जो है लो रेजिस्टेंस डिवाइस होती है। हीटर इज अ लो रेजिस्टेंस डिवाइस। तो जब लो रेजिस्टेंस डिवाइस होगी तो इसमें अमाउंट ऑफ करंट थोड़ा सा ज्यादा फ्लो हो जाएगा, तो ज्यादा करंट फ्लो होगा तो उसका इफेक्ट कहां दिखेगा हमें? बल्ब में। तो बल्ब थोड़ा सा डिम हो जाएगा, ठीक है, बल्ब थोड़ा सा क्या हो जाएगा? डिम हो जाएगा। और लार्ज अमाउंट ऑफ करंट की रिक्वायर होती है किसको? हीटर। लार्ज अमाउंट ऑफ करंट की रिक्वायर होती है हीटर, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखें। हाउ टू कनेक्ट 3 resistor each of resistance 8 ohm so that the equivalent resistance of the combination is 12 ohm? Draw diagram of the combination, justify your answer। हमें बताना है कि 3 रेजिस्टेंस गिवन है, 8 ओम के 3 रेजिस्टेंस, उनको किस तरीके से कनेक्ट किया जाए, इक्विवेलेंट कितना आ जाए? 12 ओम। ऐसा क्वेश्चन टेस्ट सीरीज में भी था, और ये सारे क्वेश्चन जितने भी हैं, जिसने भी निशांस की टेस्ट सीरीज ज्वाइन की है, जिसने भी एग्जाम को सीरियस दिया है, जिसने भी पेपर्स पूरे साल के पेपर जो भी दिए हैं माइनर और मेजर, तो उनमें से हमारा 80 to 90% पेपर बैठा है। लैंग्वेज थोड़ी सी शिफ्ट हो सकती है 19-20, लेकिन हमारा कंसेप्ट सारी चीजों का वही है जो हमारे बोर्ड के पेपर में है, ठीक है। इसको हम देखते हैं। तो हम क्या करेंगे? 2 रेजिस्टेंस लिए 8 ओम के, तो ये 8 और ये 8। जब इन दोनों को पैरेलल करेंगे तो R पैरेलल क्या हो गया? R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2, ठीक है। ये हो गया 64 अपॉन 16, ये 4, ठीक। अब R ये पूरा मिलकर कितना हो गया? 4 ओम, 4 और 8 सीरीज में, तो R इक्विवेलेंट R पैरेलल प्लस 8 ओम, R पैरेलल कितना? 4 प्लस 8 कितना हो गया? 12 ओम। तो ये हम यहाँ पे 12 ओम का रेजिस्टेंस जो है क्लियरिफाई हो चुका है, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास ये वाला जो रेजिस्टेंस है इन दोनों के साथ किस में है? सीरीज में है, ठीक है। ये दोनों तो पैरेलल हो गए और ये इनके साथ क्या हो गया? सीरीज में, ठीक है। तो ये हमारे पास 12 ओम का रेजिस्टेंस है। क्लियर है बच्चों? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। 3 स्टूडेंट श्वेता, आयशा एंड समृद्धि, ठीक है। हम सीधा क्वेश्चंस पे आते हैं। If the ammeter reading
इज x एम्पियर, ठीक है। तो करंट की वैल्यू कितनी है, I is equals to x ampere with a nichrome wire of length L, then what will be the ammeter reading if the length nichrome wire is doubled with same area of cross section, ठीक है। तो हमने क्या पढ़ा, V is equals to IR, ठीक है। तो I inversely proportional to R होता है, तो इसका मतलब ये हो गया कि क्या डबल किया उसने, अमीटर लेंथ को डबल किया है। तो R और L में रिलेशन क्या होता है, R प्रोपोर्शनल टू L, यानी L अगर डबल होगा तो R भी क्या होगा, उसका डबल होगा, क्योंकि ये हमारे रेजिस्टिविटी से होता है ना, R इज इक्वल टू रो L अपॉन A, ठीक है। तो अगर लेंथ डबल है तो रेजिस्टेंस भी डबल है, तो यहाँ पे रेजिस्टेंस या लेंथ को डबल कर रहे हैं, तो अगर यहाँ पे 2R कर देंगे तो हमारा ये जो करंट है ये क्या हो जाएगा, I by 2, यानी हमारी जो वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी, x by 2, किसके लिए, A के लिए। अगर हम लेंथ को या रेजिस्टेंस को डबल करते हैं तो हमारा करंट क्या हो जाता है, हाफ हो जाता है, ठीक है। सेकंड है व्हाट हैपेंड टू द एमीटर रीडिंग इन द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन नाइक्रोम वायर इज डबल्ड। अब इसने एरिया को डबल कर दिया, जब एरिया को डबल कर दिया तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा, ठीक है। देखें R इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू A, तो एरिया को डबल कर देंगे और बढ़ा देंगे तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। जब रेजिस्टेंस हाफ हो जाएगा तो करंट ट्वाइस बढ़ जाएगा। इसके लिए रेजिस्टेंस अगर हाफ हो जाएगा तो करंट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, करंट की वैल्यू हमारी ट्वाइस हो जाएगी, 2/5 यानी 2x। तो सेकंड का आंसर क्या है, बी का 2x, बी का आंसर है हमारा 2x, ठीक है। थर्ड की हम बात करें, क्लियर है बच्चों, देखें थर्ड है डिफाइन रेजिस्टिविटी, राइट इट्स एसआई यूनिट, कंपेयर द रेजिस्टिविटी ऑफ एन अलॉय विद कॉन्स्टिट्यूएंट मेटल्स। तो उसने क्या पूछा है, रेजिस्टिविटी के बारे में पूछा है। देखें रेजिस्टिविटी का मतलब होता है एक तरह से रेजिस्टेंस, जब किसी वायर का एरिया 1 मीटर स्क्वायर है और उसकी लेंथ 1 मीटर है तो जो रेजिस्टेंस है वही क्या हो जाता है, रेजिस्टिविटी। तो रेजिस्टिविटी एग्जैक्टली एक प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी ऑफ अ कंडक्टर, ठीक है। और ये मटेरियल की लेंथ अगर 1 मीटर है और एरिया 1 मीटर स्क्वायर है तो जो कंडक्टिविटी, जो अपनी कंडक्टर की प्रॉपर्टी है रेजिस्टेंस, वही क्या बन जाती है, रेजिस्टिविटी। इसकी एसआई यूनिट क्या होती है, ओम इनटू मीटर, ओम इनटू मीटर। कंपेयर द रेजिस्टिविटी ऑफ अलॉय विद कॉन्स्टिट्यूएंट मेटल्स। एग्जैक्टली होता क्या है, सारे जितने भी जो अलॉय होते हैं, अलॉय उनकी रेजिस्टिविटी क्या होती है, हाई होती है कंपेयर टू प्योर मेटल, ठीक है। प्योर मेटल के कंपेयर में क्या होती है, उनकी रेजिस्टिविटी हाई होती है, ठीक। तो यहाँ पे रेजिस्टिविटी प्योर मेटल की क्या है, हाई है, और रेजिस्टिविटी प्योर मेटल यानी अलॉय एग्जैक्टली होता क्या है, 2 मेटल से बनने वाला नया मेटल। तो 2 मेटल से जो बनेगा उसकी रेजिस्टिविटी क्या होती है, ज्यादा होती है, और प्योर मेटल की क्या होती है, कम होती है, ठीक है। देखें ये सब चीजें एक बार देख लें, फिर मुझे बता दें ताकि हम थोड़ा सा आगे बढ़ें। ठीक है, चले नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है टंगस्टन इज यूज्ड ऑलमोस्टली, टंगस्टन इज यूज्ड ऑलमोस्टली एक्सक्लूसिव फॉर मेकिंग द एलिमेंट। अब एग्जैक्टली टंगस्टन जो है उसका मेल्टिंग पॉइंट जो है वो लो होता है, ठीक है, लो मेल्टिंग पॉइंट। इसलिए हम इसको फिलामेंट बनाने में यूज करते हैं, ठीक है। तो अगर ज्यादा इलेक्ट्रिक लैंप है ताकि, और जो इसका हीटिंग पॉइंट होता है वो काफी ज्यादा होता है, अप्रॉक्स हीटिंग पॉइंट होता है इसका 3027 समथिंग डिग्री सेंटीग्रेड, अप्रॉक्स, एग्जैक्टली नहीं पता पर अप्रॉक्स इतना होता है। तो इसलिए हम इसको फिलामेंट बनाने में यूज करते हैं, ठीक है। फिर कंडक्टर्स ऑफ ब्रेड टोस्टर आर मेड ऑफ एन अलॉय रेदर देन अ प्योर मेटल। हमने अभी इससे पहले वाले क्वेश्चन में भी डिस्कस किया
कि जो अलॉय है उसकी रेजिस्टिविटी ज्यादा होती है कंपेयर टू प्योर मेटल। तो रेजिस्टिविटी ज्यादा होगी तो थोड़ी देर को वो क्या करेगा, करंट को रोक के रखेगा और उस प्लेट को जल्दी हीट करेगा, और जल्दी हीट होगा तो जो भी हमारा कंटेंट है, जो भी इंग्रेडिएंट है वो जल्दी गर्म होगा। इसीलिए हम अलॉय को टोस्टर या ब्रेड टोस्टर की फॉर्म में यूज करते हैं, उस मशीन में यूज करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, which the rule state the rule which gives the direction of force acting on a current carrying। ये तो देखो ये है हमारा फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, ये हमारा टेस्ट सीरीज का क्वेश्चन है। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल में क्या होता है, हम हमारे लेफ्ट हैंड को इस तरीके से स्ट्रेच करें कि हमारी मिडिल फिंगर जो है करंट की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करती है, हमारी फोर फिंगर जो है वो मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करती है, और हमारा जो थंब है वो हमारे मैग्नेटिक फोर्स को रिप्रेजेंट करता है। ये हमारा फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल। ठीक है, नेक्स्ट देखें, नेम एनी टू डिवाइस व्हिच वर्क ऑन द बेसिस ऑफ इंटरैक्शन बिटवीन द मैग्नेटिक फील्ड एंड करंट कैरिंग कंडक्टर। हम बता सकते हैं इलेक्ट्रिक मोटर और जनरेटर वगैरह, और भी बहुत सारी डिवाइसेस हैं। ठीक है, तो हम जिसमें मैग्नेटिक फील्ड यूज होता है उसको हम ट्रांसफार्मर, ठीक है, ट्रांजिस्टर, ट्रांसफार्मर, ये भी हमारी करंट कैरिंग डिवाइसेस है जो किस पे काम करती है, मैग्नेटिक फील्ड पे। ठीक है, नेक्स्ट, ऑब्जर्व द गिवन डायग्राम। इसमें क्या बताना है, कमेंट ऑन द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स ऑन इलेक्ट्रॉन इन बोथ द केसेस एंड गिव रीजन फॉर योर आंसर। अच्छा, मोमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो मोमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन है हमारे पास, देखें मैग्नेटिक फोर्स क्या होता है, F इज इक्वल टू होता है QVB sin थीटा। यहाँ पे थीटा जो है वो 90 डिग्री है, तो F इज इक्वल टू QVB sin 90 डिग्री, sin 90 की वैल्यू होती है 1, तो F इज इक्वल टू क्या हो जाता है QVB, और यही वैल्यू क्या होती है, मैक्सिमम। तो फोर्स, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स क्या हो जाएगा, मैक्सिमम। किस केस में, फर्स्ट केस में। इस केस की अगर हम बात करें, मैग्नेटिक फील्ड भी दे रही है, मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन भी दे रही है, तो यहाँ पे थीटा बराबर क्या हो जाता है, 0 डिग्री, तो F इज इक्वल टू QVB sin 0 डिग्री, sin 0 की वैल्यू 0, तो F इज इक्वल टू क्या हो जाता है, 0, तो यहाँ पे फोर्स क्या हो जाता है, 0। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे देखें, लिस्ट 3 पॉसिबल रीजंस ऑफ शॉर्ट सर्किट इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट। अच्छा, उसने ऐसा पूछा है कि कोई से भी 3 रीजन बताओ जो शॉर्ट सर्किट के लिए जिम्मेदार है इलेक्ट्रिक सर्किट में। तो इसके लिए हम सबसे पहले बता सकते हैं कि हमारा जो इंसुलेशन है या इंसुलेटर है वो डैमेज हो, तभी तो करंट को रोक नहीं पाएगा और सीधा निकल जाएगा, तो शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। दूसरा होता है कि आपके अप्लायंसेस में ही प्रॉब्लम हो, आपका जो भी अप्लायंसेस है वही डैमेज हो। ठीक है, तीसरा हम बता सकते हैं कि जब लाइव वायर न्यूट्रल वायर से सीधा कनेक्ट हो जाए तभी तो शॉर्ट सर्किट होता है। तो ऐसे हम 3 कोई से भी रीजन हम बता सकते हैं। हमारी लाइन में ज्यादा अमाउंट ऑफ करंट आ जाए तो हमारी लाइन फॉल्ट हो जाए और हमारा जो अप्लायंसेस है वो खराब है तो काम नहीं करेगा, ऐसे बहुत सारे रीजंस। ठीक है, तो हमने ये 3 रीजन बता दिए। नेक्स्ट बात करें, in case of overload will the fuse protect to given electric circuit from damage? in case of overload justify your answer। हाँ बिल्कुल, क्योंकि देखो फ्यूज क्या करता है, उसने क्या पूछा है, इस केस के दौरान अगर कभी भी इलेक्ट्रिक सर्किट डैमेज हो जाता है तो क्या फ्यूज प्रोटेक्ट करेगा? क्यों नहीं करेगा भाई, प्रोटेक्ट करता है, क्योंकि फ्यूज का काम है इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस को हाई अमाउंट से बचाना, हाई अमाउंट से सेव करना। तो फ्यूज क्या करेगा, फ्यूज उन चीजों को बचाएगा जब ओवरलोडिंग हो जाएगी। और ओवरलोडिंग कब होती है, ओवरलोडिंग होती है जब एक ही स्विच पर या एक ही डिवाइस पर हम बहुत सारी चीजों को अप्लाई कर दें, तब ओवरलोडिंग हो जाती है और वो हीट अप हो जाती है और वो जल जाती है।
तो उस लाइन से जितने भी अप्लायंसेस कनेक्ट हैं, जब फ्यूज टूट जाएगा तो वो अप्लायंसेस क्या हो जाएंगे, बच जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट, फॉर एन इलेक्ट्रिक हीटर रेटेड एज अ 220 वोल्ट, व्हाट शुड बी द मिनिमम रेटिंग ऑफ फ्यूज। आई पूछ रहा है पावर अपॉन वोल्ट, पावर 2200 वोल्ट अपॉन 220, तो हमारे पास जो करंट की वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई, 10 एम्पीयर। तो ये हमारी करंट की वैल्यू है या पावर मिनिमम रेटिंग है फ्यूज, जो हम यूज कर सकते हैं। इससे ज्यादा हम यूज नहीं कर सकते, इससे ज्यादा करेंगे तो फिर वो अप्लायंसेस जलते हैं। ठीक है, तो देखें बच्चों, जितने भी हमने अभी क्वेश्चन किए हैं, ये सारे क्वेश्चन 80 to 90% टेस्ट सीरीज से बैठे हैं। जो पूरे साल हमने जो पेपर लिए हैं, माइनर पेपर, मेजर पेपर, ये सारे पेपर्स बेस्ड ही क्वेश्चंस हैं। तो इसका मतलब आप ये समझिए कि हमारे लिए निशांस की टेस्ट सीरीज कितनी जरूरी है और निशांस हमारे लिए कितना जरूरी है, जो आपके फ्यूचर को सिक्योर करता है, आपके लास्ट दिन तक आपके साथ होता है। तो इन चीजों को आप समझिए और थोड़ा सा जिसको जरूरत है या जिसको कहीं फ्लक्चुएशन आता है पढ़ाई के दौरान, तो आप निशांस पे क्लासेस पे जरूर आए और वहां पर अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करें। थैंक यू सो मच। हेलो बच्चों, ये हमारा फिजिक्स का सेट 2 है, जो हमारा 10th बोर्ड का पेपर था, उसका सेट 2 फिजिक्स का पार्ट हम सॉल्व करते हैं। तो देखें, फर्स्ट क्वेश्चन को देखें, जस्ट अ मिनट, देखें फर्स्ट क्वेश्चन देखें। मैंने आपसे पहले भी बोला था कि जो हमारा सेट 3 में है, जो सेट 2 में है, जो सेट 1 में है, वही क्वेश्चन शफल हुआ। ठीक है, तो आप ध्यान से देखना। टू रिस्टोर क्लियर विजन इन अ पर्सन हुज साइज ऑफ द आईबॉल हैज रिड्यूस्ड, he/she सजेस्टेड टू अ सुटेबल। ये हमारा सेट 3 में था, ये हमारा किस में था, सेट 3 में, जो हम पहले सॉल्व कर चुके हैं। तो ये हमारा कन्वर्जिंग लेंस है। नेक्स्ट है, रे फ्रॉम द सन कन्वर्ज एट अ पॉइंट 25 सेंटीमीटर बिहाइंड अ कॉन्वेक्स। इसका भी आंसर हमने 20 सेंटीमीटर निकाल दिया था, क्योंकि u की वैल्यू जो है फोकल लेंथ से ज्यादा नहीं हो सकती है। फोकल लेंथ हमारे पास कितनी है, 25 सेंटीमीटर, और u की वैल्यू 25 से कम कौन सी है, 20। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। असर्शन एंड रीजन। असर्शन और रीजन में ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि किस तरीके से हमारे पास निडल जो है मैग्नेटिक कंपास के रेस्पेक्ट में बात होती है, तो उसका असर्शन जो है वो फॉल्स है और जो रीजन है वो क्या है, ट्रू। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। देखें, मटेरियल, मीडियम और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बीच में इन्होंने एक टेबल दी है, उसमें हमें ये बताया है कि जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा, उसमें वेलोसिटी या स्पीड कम होती है। तो फर्स्ट देखें, अरेंज दीज मटेरियल मीडियम गिवन इन द टेबल इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्पीड ऑफ लाइट थ्रू दैट। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर हमें बताना है, तो हमारे पास म्यू इज इक्वल्स टू क्या होता है, c अपॉन v, यानी v के इनवर्सली, यानी v बढ़ेगा कब, जब म्यू की वैल्यू कम होगी। तो देखें, सबसे कम किसमें है, 1.31, तो c, फिर b, फिर a, फिर d, तो c, b, a और d, ये हमारा इंक्रीजिंग ऑर्डर है। ठीक है, चलें नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। How does the change in curvature of the eye lens help in the process of seeing nearby? ये भी हमारा सेट 3 का क्वेश्चन है, ये भी हमारा सेट 3 का क्वेश्चन है। ठीक है, स्टेट द रेंज ऑफ पावर, ये भी हमारा सेट 3 का क्वेश्चन है। ड्रॉ अ रे डायग्राम टू शो द करेक्शन ऑफ, ये भी हमारा सेट 3 का क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट, ये भी हमारा सेट 3 का क्वेश्चन है। हाउ टू कनेक्ट 3 रेजिस्टेंस, ये भी हमारा सेट 3 का क्वेश्चन है। एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 30 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर इसकी जो है लेंथ है, तो इसको हम एक बार सॉल्व कर लेते हैं। तो हमारे पास देखो क्या क्या गिवन है, फोकल लेंथ गिवन है 15 सेंटीमीटर, तो f इज इक्वल टू प्लस 15 सेंटीमीटर, u बराबर -30, तो v हमारे पास आ जाएगा 30 सेंटीमीटर। ये हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे इसके लिए, इसके लिए लगाएंगे हम लेंस फॉर्मूला बाय लेंस फॉर्मूला। वो क्या होता है, 1/f बराबर 1/v माइनस 1/v। ठीक है, तो ये फॉर्मूला हम लगा के v की वैल्यू निकालेंगे।
फिर इसने बोला है व्हाट विल बी द साइज ऑफ इमेज इन दिस केस, तो m इज इक्वल्स टू क्या होता है v अपॉन u, तो v की वैल्यू 30, u की वैल्यू -30, ये हो गया -1, तो -1 से हमारे पास जो नेचर बनेगी वो रियल और इन्वर्टेड हमारे पास इमेज बन जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें, ये तो हमारे पास एक छोटा सा फॉर्मूला था जिसको हमने लेंस फॉर्मूला के नाम से जानते हैं और ये चीजें क्लियरिफाई हो जाती हैं। नेक्स्ट देखें, ड्रॉ द रे डायग्राम फॉर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट थ्रू अ ग्लास प्रिज्म, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन एंड एंगल ऑफ डेविएशन। तो ये भी हम क्या है कर चुके हैं, तो इसको भी हम देख चुके हैं, ठीक है। तो इसमें देखें, ये भी हमारा सेट 3 का पेपर है, पेपर में से ही क्वेश्चन है। When the path of light refractive explain the given prism, ये भी हमारा सेट 3 का है। ये हमारा पैसेज जो हमने सेट 3 में किया है, ये भी हमारा किसका है, सेट 3 का है, ठीक है। ये सारे क्वेश्चंस सेट 3 में डिस्कस हो जाएंगे। टंगस्टन इज यूज्ड ऑलमोस्टली, ये भी हमारा सेट 3 है, ये कंप्लीट हमारा सेट 3 है, सेट 3, ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट, two difference between direct current and alternating current, list any two features of electric current used in the houses of India। दो फीचर जो हमारे इलेक्ट्रिक करंट के, तो हमारे इलेक्ट्रिक करंट जो है घर में जनरली हमारे कौन सा करंट यूज होता है, एसी करंट यूज होता है, ठीक है। और एसी करंट की जो वेव होती है इस तरीके से होती है, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, ताकि हमें सीधा करंट ना लगे, ठीक है। और दूसरा जो है हमारे पास जो फीचर है वो हम एसी तो करंट यूज करते ही हैं, और हमारे पास जो इलेक्ट्रिक करंट होता है वो जनरली पैरेलल कॉम्बिनेशन में फ्लो होता है, ठीक है। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में इसलिए होता है ताकि एक ही करंट हमारे पूरे घर में फैल जाए और शिफ्ट हो जाए, ताकि हमें एक स्विच पे डिपेंडेंसी नहीं रहे। नेक्स्ट है, राइट एनी टू डिफरेंस बिटवीन डायरेक्ट करंट एंड एसी करंट। डायरेक्ट करंट की हम बात करें, डायरेक्ट करंट में कभी भी पॉजिटिव नेगेटिव ऐसा कोई लफड़ा नहीं है, हमेशा डायरेक्ट करंट क्या होता है, पॉजिटिव होता है, ठीक है। दूसरी बात है, और एसी में क्या होता है, ये हमारा डायरेक्ट करंट है, एसी में जो वेव बनती है वो एक पॉजिटिव होती है और एक नेगेटिव होती है, ठीक है। डायरेक्ट करंट जनरली हम मशीन्स वगैरह को या जहां हमें बहुत ही ज्यादा करंट की नीड होती है वहां पे हम डीसी वोल्टेज या डीसी करंट यूज करते हैं, ठीक है। हमारे जैसे मोबाइल के जो चार्जर होते हैं उनमें हम डीसी सप्लाई होती है, फिर हम कनेक्ट करते हैं तो डीसी से एसी में कन्वर्ट होता है, ठीक है। और ये जो एसी है, ये एसी हमेशा हमारे हाउस या होम अप्लायंसेस में यूज होता है, ठीक है। नेक्स्ट है, हाउ विल यू आइडेंटिफाई लाइव वायर एंड न्यूट्रल वायर इन अ डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट। आइडेंटिफाई करने के लिए लाइव वायर हमेशा कौन से कलर का होता है, रेड कलर का होता है, रेड कलर का होगा, और न्यूट्रल वायर जो है वो हमेशा ब्लैक कलर का होगा। ऐसा हम इंडिकेशन उसको देते हैं, पर जनरली हमें ये पता होना चाहिए। और जैसे ग्रीन वायर जो होता है वो अर्थिंग का होता है, ठीक है, तो ये हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। फिर उसके बाद है, व्हाई इज द फ्यूज इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक। ये हम फ्यूज के बारे में पढ़ चुके हैं। फ्यूज जो है, फ्यूज हमारे इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस को क्या होता है, बर्न होने से बचाता है जब हाई अमाउंट ऑफ करंट उसमें फ्लो होता है, ठीक है। नेक्स्ट है, डिस्टिंग्विश बिटवीन ओवरलोडिंग एंड शॉर्ट सर्किटिंग ऑफ द सर्किट। तो ओवरलोडिंग कब होती है, ओवरलोडिंग का मतलब हो जाता है जब हमारे पास एक ही स्विच पर बहुत सारे अप्लायंसेस कनेक्ट कर दिए जाए, यानी एक ही स्विच पर बहुत सारी चीजें अप्लाई कर दी जाए, उसी से कूलर चले, उसी से फ्रिज चले, उसी से टीवी चले, तो वो जो स्विच है वो क्या हो जाएगा, ओवरलोडेड हो जाएगा, और ओवरलोडेड होने की वजह से वो बर्न हो जाएगा, ठीक है। तो ये कहानी हमारी ओवरलोडिंग की बनती है। शॉर्ट सर्किट के बनने का मतलब होता है जब लाइव वायर न्यूट्रल वायर से कनेक्ट हो जाता है तो लाइव का करंट भी कहां जाने लग जाता है, न्यूट्रल में, तो वो क्या हो जाता है, शॉर्ट सर्किट हो जाता है, और इस वजह से सारे अप्लायंसेस जलने के चांसेस होते हैं, क्योंकि अमाउंट ऑफ करंट क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है, गिविंग रीजन एक्सप्लेन व्हाट टाइप ऑफ मटेरियल आर यूज्ड इन फ्यूज वायर। ये हम नाइक्रोम का वायर भी यूज कर लेते हैं या अलॉय यूज कर लेते हैं, ठीक है। तो इसके कारण क्या होता है कि ये जो फ्यूज है ये हमारे डिवाइसेस को जलने से बचाता है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। चलो, तो हमारे पास यहां तक के क्वेश्चंस क्लियर हैं, यहाँ पे हमारा सेट टू क्लियर हो जाता है। सारी चीजें नोट्स में बिल्कुल लिखाई हुई है, सब चीजों का एक एक क्लियरिफाई किया हुआ,
ठीक है, आप ध्यान से क्वेश्चंस को करें। थैंक यू सो मच। आज हम बात करेंगे क्लास 10th सीबीएसई के फिजिक्स पार्ट की, जो हमारा साइंस में एक फिजिक्स पार्ट है। तो उस फिजिक्स का सेट 1 यानी साइंस का कंप्लीट पेपर सॉल्व हो चुका है। फिजिक्स का सेट 1 जो है वो हम अभी यहाँ पे सॉल्व करते हैं। ध्यान से देखिए, क्वेश्चंस बच्चों तीनों सेट में कंपेयर किए गए हैं। तीनों सेट में लगभग क्वेश्चन 95% एक जैसे हैं। कुछ एक दो क्वेश्चंस ऊपर नीचे हैं जो नए हैं, लैंग्वेज नहीं है। ठीक है, हम पहले सॉल्व करते हैं फिर हम बात करते हैं। देखें, फर्स्ट क्वेश्चन है rays from the sun converge at a point 25 सेंटीमीटर। ये हमारे सेट 3 का पेपर है, ये सेट 3 में भी है। ठीक है, इसका आंसर है हमारा 20 सेंटीमीटर। मैं पहले भी बता चुका हूं कि फोकल लेंथ कितनी है, प्लस का 25 सेंटीमीटर, और इससे कम होना चाहिए u की वैल्यू, तो u लेस देन f होना चाहिए। ठीक है, और हमारे 25 से कम कौन सी चीज है, 20 सेंटीमीटर वाला ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, टू रिस्टोर द क्लियर विजन, ये हमारा कन्वर्जिंग लेंस, ये भी हमारे पास सेट 3 में आया हुआ है। ठीक है, और जो हम पहले सॉल्व कर चुके हैं। नेक्स्ट है असर्शन एंड रीजन। देखिए, असर्शन विद द नीडल ऑफ अ मैग्नेटिक कंपास, ये भी हमारा सेट 3 में आया हुआ है। सेट 3 में भी है और 2 में भी है। तो इसका आंसर हमारा है असर्शन इज फॉल्स एंड रीजन इज ट्रू। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, रिलेट द स्पीड ऑफ लाइट इन द गिवन मीडियम विद द ऑप्टिकल डेंसिटी। ये चेंज है, तो हमें क्या बताना है, रिलेट द स्पीड ऑफ लाइट इन द गिवन मीडियम विद इट्स ऑप्टिकल डेंसिटी। तो हमें रिलेट करना है। रिलेशन के लिए हमने पहले भी बात करी, म्यू इज इक्वल्स टू सी अपॉन वी। यहाँ पर सी जो है स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। ठीक है, तो ये हमारे पास रिलेट करते हुए हम स्पीड ऑफ लाइट को, म्यू जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वी होता है। इसका मतलब जिसका म्यू, जिस मीडियम का म्यू ग्रेटर होगा उस मीडियम में वेलोसिटी क्या होगी, लेस होगी। तो म्यू ग्रेटर देन और वी लेस देन। ठीक है, तो ये हमारा रिलेशन ऑप्टिकल डेंसिटी से बन जाता है। नेक्स्ट है यूजिंग द इंफॉर्मेशन गिवन इन द टेबल, जो हमें गिवन है उसके अकॉर्डिंग हमें असेंडिंग ऑर्डर ऑफ ऑप्टिकल डेंसिटी बताना है। ठीक है, तो ये देखें B, ये यहां से रिलेशन देखें असेंडिंग ऑर्डर में, तो B जो है ये सबसे कम है, सबसे कम है। उसके बाद हमारे पास C आता है और हमारे पास फिर A आता है। ठीक है, तो A सबसे ज्यादा है, तो हमारे पास जो असेंडिंग ऑर्डर होगा वो B, C और A। ये हमारा स्पीड ऑफ लाइट का असेंडिंग ऑर्डर है, स्पीड ऑफ लाइट, ये हमारा क्या है, असेंडिंग ऑर्डर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डज द चेंज इन कर्वेचर ऑफ द आई लेंस हेल्प इन द नियर बाय। देखें, ये पूरा क्वेश्चन State the range of the power of accommodation of a normal human eye. Draw the ray diagram. ये हमारा कंप्लीट बच्चों S3 में आया हुआ है, S3 और S2 में, सेट 3 और 2 में। ये भी, ये पूरा क्वेश्चन ये हम सॉल्व कर चुके हैं। ठीक है, तो आप थर्ड सेट को भी देखें, सेकंड सेट को भी देखें। क्वेश्चन से जो कंबाइन है वो हमने एक ही बार सॉल्व कर दिए, उन्हें हमने बार बार रिपीट नहीं किया। क्वेश्चन आप S3 में, S2 में किसी में भी देख सकते हैं। ठीक है, चलें ड्रॉ द रे डायग्राम। ये भी हमारा S3 में आया हुआ है, ये भी हमारा S3 में आया हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट है, ये देखें, डिफरेंशिएट बिटवीन द वर्चुअल इमेज फॉर्म्ड बाय अ कॉन्वेक्स अरे, डायग्राम बनाना है, रिफ्लेक्शन फ्रॉम अ कॉन्केव मिरर बिकम्स पैरेलल टू। ये क्वेश्चन अलग है, ये वाला क्वेश्चन अलग है, तो इसको हम सॉल्व करते हैं। हमें देखिए बताना है, रे ऑफ लाइट आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम अ कॉन्केव मिरर बिकम्स पैरेलल टू इट्स प्रिंसिपल एक्सिस। उसमें पूछा है कि एक रे ऑफ लाइट है जो कॉन्केव मिरर से रिफ्लेक्ट होती है, आफ्टर रिफ्लेक्शन पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस हो जाती है, तो उसका हमें लेबल डायग्राम बनाना है। तो देखें, ये हम इस तरीके से बना सकते हैं। ये हमारे पास कॉन्केव मिरर है, ये इसका फोकस है, ये इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर है। जब रे ऑफ लाइट फोकस से पास होती है
after strike becomes parallel to the principal axis. When a ray of light passes through the focus, then after strike it becomes parallel to the प्रिंसिपल एक्सिस. ये प्रिंसिपल एक्सिस ये इसके पैरेलल हो. ठीक है, ये इसका रे डायग्राम था. नेक्स्ट है डिफरेंशिएट बिटवीन द वर्चुअल इमेज फॉर्म्ड बाय अ कॉन्वेक्स मिरर एंड कॉनकेव मिरर. ठीक है, वर्चुअल इमेज फॉर्म्ड है यानी इनके बीच में एक डिफरेंस बताना है. तो डिफरेंस में क्या है, हमें ये बताना है कि कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर के थ्रू जो वर्चुअल इमेज बनती है, क्योंकि कॉन्वेक्स मिरर तो वर्चुअल और इरेक्ट बनाता ही है, लेकिन कॉनकेव मिरर में भी एक लास्ट केस है, जब ऑब्जेक्ट पोल एंड फोकस के बीच में होता है तो इमेज क्या बनती है, वर्चुअल बनती है. तो वर्चुअल इमेज जो दोनों के थ्रू बनती है, तो इसमें डिफरेंस क्या है देखें, हम यहाँ पे लिख देते हैं. कॉनकेव के थ्रू जो बनती है वो इमेज, वो वर्चुअल इमेज हमेशा मैग्नीफाइड होती है. ठीक है, हमेशा कॉनकेव मिरर से जो इमेज बनती है वो हमेशा क्या होती है, मैग्नीफाइड. ठीक है, कौन सी, वर्चुअल इमेज. और जो कॉन्वेक्स मिरर के थ्रू बनती है वो बनती है ऑलवेज डिमिनिश्ड. क्या बनती है, ऑलवेज डिमिनिश्ड. यानी कॉनकेव मिरर के थ्रू जो वर्चुअल इमेज बनेगी वो बनेगी हमारी ऑलवेज मैग्नीफाइड, और कॉन्वेक्स मिरर के थ्रू जो बनेगी वो बनेगी हमेशा ऑलवेज डिमिनिश्ड. ठीक है, ये वर्चुअल इमेज बनने के दोनों के अलग अलग डिफरेंस है. द वैल्यू ऑफ मैग्निफिकेशन m फॉर अ मिरर इज -2. तो देखें m दिया है हाइट ऑफ इमेज, hi गिवन है 20 सेंटीमीटर, m गिवन है -2. तो m इज इक्वल टू होता है hi अपॉन ho, -2 बराबर hi 20 अपॉन ho. तो यहाँ से ho निकल जाएगा 20 अपॉन 2 माइनस का, तो हो गया ये माइनस का 10, क्योंकि 10 से 20 खत्म हो जाएगा. ठीक है, तो ये हमारे पास क्लियरिफाई हो गया. एक बार ध्यान से देखें. ठीक है, इन क्वेश्चंस में हमें बस यही देखना है कि हमसे पूछा क्या गया है और हमें किस तरीके से सारी चीजें क्लियरिफाई करनी है. ठीक है, ये यहाँ पर ये बस कैलकुलेशन का ध्यान रखना है बच्चों, बस एक हमें कैलकुलेशन का ध्यान. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं. Why does an electric bulb becomes dim? तो ये भी हमारा S3 में आ चुका है. How to connect 3 resistance? ये भी हमारा S3 में आ चुका है. ठीक है, नेक्स्ट है 3 स्टूडेंट्स, ये भी हमारा S3 में आ चुका है. ये पैसेज की फॉर्म में है और हमने बताया भी था इसका आंसर x/2, इसका आंसर 2x. ठीक है, नेक्स्ट है टंगस्टन, ये भी हमारा S3 में आ चुका है, ये भी हमारा S3 में और S2 में भी आ चुका है. ठीक है, नेक्स्ट ड्रॉ द डायग्राम शोइंग द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अराउंड अ बार मैग्नेट. हमें बताना है कि मैग्नेट के अराउंड जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनती है उनका डायग्राम बनाना है. तो कुछ वो ऐसा बनता है, नॉर्थ एंड साउथ, ये नॉर्थ से आउटर हमेशा. ठीक है, नॉर्थ से साउथ, बट साउथ से नॉर्थ इनसाइड. तो ऐसे बहुत सारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हम बना सकते हैं और ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को कट नहीं करती है. ठीक है, दो कैरेक्टरिस्टिक्स लिखनी है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की. मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की दो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, कि दो कैरेक्टरिस्टिक्स ये है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती है और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हमेशा एक क्लोज कर्व बनाती है, एक क्लोज कर्व बनाती है. देखें, बाहर से निकलती हुई और अंदर जाती हुई, फिर बाहर निकलती हुई अंदर जाती हुई. तो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की दो कैरेक्टरिस्टिक्स है. ये क्वेश्चन हर बार आता है और निशांश की टेस्ट सीरीज में ये क्वेश्चन दिया है और क्वेश्चन बनता है, हर बार बनता है. नेक्स्ट है राइट द स्टेटमेंट ऑफ राइट हैंड थंब रूल. देखें, मैक्सवेल का राइट हैंड थंब रूल है. राइट हैंड थंब रूल का यूज हम करते हैं मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए. तो मैक्सवेल ने क्या बोला
कि एक स्ट्रेट कंडक्टिंग करंट में, स्ट्रेट वायर कंडक्टर में करंट की डायरेक्शन में हम हमारे राइट हैंड का थंब जो है इंडिकेट करते हैं, और जब हम फिंगर्स को कर्ल करते हैं तो हमारे कर्ल फिंगर से जो है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करती है। यानी ये हमारा थंब जो है करंट के डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा, और जब हम हमारे फिंगर्स को कर्ल करेंगे तो वो कर्लिंग फिंगर मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करती है। ये हमारा मैक्सवेल का राइट हैंड रूल, ठीक है। नेक्स्ट बात करें, द कंसेंट्रिक सर्कल रिप्रेजेंटिंग द मैग्नेटिक फील्ड around a current carrying straight wire becomes larger and larger as we move away from the wire. How does magnetic field change on these concentric circle? तो ये हमने एक लूप के बारे में भी पढ़ा था इस तरीके से, ठीक है। तो ये लूप बाहर की तरफ, जैसे जैसे हम सेंटर की तरफ जाते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो है इस तरीके से एक स्ट्रेट लाइन के फॉर्म में रिप्रेजेंट होती है, यानी ये लूप नहीं होता। और जैसे जैसे हम सेंटर से दूर जाते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या हो जाती है, मैग्नेटिक फील्ड जो होता है वो कम हो जाता है, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस, ठीक है। और मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ टर्न्स, और मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। जितना ज्यादा करंट होगा उतना मैग्नेटिक फील्ड होगा। तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड, ये हमने सोलेनोइड से पहले एक टॉपिक है सर्कुलर लूप का, सर्कुलर लूप के एस्पेक्ट में यहाँ पे ये जो इसके पोल्स हैं, यहाँ पर इसका जो मैग्नेटिक फील्ड है वो सबसे ज्यादा होता है, लेकिन जैसे जैसे हम सेंटर की तरफ जाते हैं वो मैग्नेटिक फील्ड एक स्ट्रेट लाइन के फॉर्म में हो जाता है, और जैसे दूर होते हैं वो मैग्नेटिक फील्ड एक लॉन्ग लूप को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। वो लूप जो है वो लार्जर हो जाता है, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, कम होता जाता है जैसे जैसे हम सेंटर से दूर होते जाते हैं, ठीक। नेक्स्ट है, ड्रॉ अ डायग्राम शोइंग द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इन and around the current carrying solenoid. Write any two silent features of these lines. ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के तो हमें पता है ना फीचर्स, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है इंटरसेक्ट नहीं करती हैं और एक क्लोज लूप बनाती हैं, और भी बहुत सारे फीचर्स हैं। इसके बाद जो इसने पूछा एक डायग्राम, तो हम डायग्राम की बात कर लेते हैं। तो सोलेनोइड का डायग्राम जो है, एक सॉफ्ट आयरन कोर होती है जिसके सराउंडिंग हम वायर की लूपिंग कर देते हैं या वायर को बाउंड कर देते हैं। यहाँ पर एक बैटरी होती है, यहाँ पर एक स्विच होता है, यहाँ पर एक रेजिस्टेंस होता है, तो वो रियोस्टेट रेजिस्टेंस होता है, यहाँ पर प्लस माइनस, और करंट जब फ्लो होता है तो कंटिन्यू करंट इस डायरेक्शन में फ्लो होता है। तो ये हमारे पास एक सोलेनोइड की डायरेक्शन बन जाती है, ठीक है। ये सोलेनोइड बन जाता है, चाहे तो हम यहाँ साउथ और ये नॉर्थ कर सकते हैं, ठीक है, ये साउथ और ये नॉर्थ, ठीक। अब हम बात करें व्हाट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेट एंड हाउ इट इज मेड। जब हम किसी भी सॉफ्ट आयरन कोर के सराउंडिंग एक वायर की वाइंडिंग कर देते हैं, वायर को लपेट देते हैं और उसमें करंट फ्लो करते हैं सॉफ्ट आयरन कोर में, तो वो जो सॉफ्ट आयरन कोर है वो एज अ मैग्नेट बिहेव करती है, और वही क्या कहलाती है, हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेट, ठीक है। वही क्या होती है, हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेट, ठीक। नेक्स्ट है, ठीक है। तो ये हमारा पेपर बच्चों सॉल्व हो गया। देखिए क्वेश्चन जो है सारे एनसीईआरटी पैटर्न पे थे, कोई भी क्वेश्चन अलग नहीं था, बुक से बाहर कुछ नहीं था, नोट्स से बाहर कुछ नहीं था। और निशांस की टेस्ट सीरीज में जो हमने पेपर स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक जो पेपर लिए, उन्हीं पेपर से क्वेश्चंस बैठे हैं। तो फिजिक्स जो बच्चे बोलते हैं कि काफी अलग है, कुछ अजीब है, हमें समझ में नहीं आती, तो बच्चों थोड़ा सा जो कंसेप्ट है वो तो फिजिक्स में लगता है, लेकिन कंसेप्चुअल चीजें अगर हमें याद रहती है, जो बेसिक हमारे जनरल एनवायरनमेंट में देखी जाती है, वहीं से फिजिक्स बनी है, वहीं से फिजिक्स का डेरिवेशन कई जगह वही मिल जाता है। तो हमें बस यही देखना है कि हमने क्या ऑनेस्टली पढ़ाई करी, और वही हमारे टेस्ट सीरीज से जो क्वेश्चन थे एज इट इज क्वेश्चन उठ के आए हैं। तो आप निशांस पे पूरी तरीके से भरोसा कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच।